हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीसीसी स्टडी पॉइंट के इस चैनल में। साथियों, आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चर्चा करने वाले हैं, या यूं कहें कि अध्ययन करने वाले हैं। वो है भारतीय सरकार की बनावट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये समझ नहीं आता है कि संसद क्या होती है, विधायिका क्या होती है, या विधानसभा, विधानमंडल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो साथियों, आज से हम एक भारतीय सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम प्रत्येक उन सभी चीज़ों को अध्ययन करेंगे जो भारतीय सरकार की बेसिक यानी बुनियादी बातें होती हैं। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साथियों, हमने सबसे पहले यहाँ हेडिंग कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, भारतीय सरकार की बनावट या यूं कहें ढांचा। क्या ढांचा है इसका बात करते हैं। मुख्य रूप से इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार के तीन मुख्य पिलर्स यानी स्तंभ होते हैं। आप कह सकते हैं कि भारतीय सरकार मुख्य रूप से तीन संस्थाओं में बटी हुई है। कौन कौन सी तीन संस्थाएं हैं इनको देखिए। सबसे पहले कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, फिर विधायिका लेजिस्लेटिव, और फिर न्यायपालिका जुडिशियरी। तो साथियों, इन्हीं तीन स्तंभों या तीन मुख्य संस्थाओं में भारतीय सरकार को बांटा जाता है। भारतीय सरकार मुख्य रूप से तीन संस्थाओं में बटी हुई है। आइए साथियों, जानते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे विधायिका की। विधायिका जैसे नाम से यह स्पष्ट हो रहा है आपको, विधायिका यानी विधि। विधायिका जो होगी वो विधि निर्माण का कार्य करेगी। विधि निर्माण, विधि निर्माण क्या होता है? विधि से समझते हैं नियम, नियम रूल बनाएगी। देश को चलाने के लिए जो भी रूल्स, नियम या कहें कानून की आवश्यकता पड़ती है, उन नियम कानूनों को बनाएगी कौन? तो वो बनाएगी विधायिका। तो साथियों, जिन नियमों या कानूनों की आवश्यकता पड़ती है देश को चलाने के लिए, उस नियम, कानून या रूल्स को बनाने वाली है विधायिका। तो आपने समझा विधायिका क्या करेगी? देश को चलाने के लिए रूल्स बनाएगी, नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, या पहले से बने हुए पुराने नियम या कानूनों में परिवर्तन यानी चेंजिंग करेगी। कौन करेगी ये सभी कार्य? ये सभी कार्य करेगी विधायिका। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि विधायिका क्या होती है। विधि, नियम, कानून, लॉ, रूल्स, ये इसका निर्माण करती है देश को चलाने के लिए, या पुराने नियमों में परिवर्तन करती है। फिर है कार्यपालिका। कार्यपालिका से एक शब्द निकल के आता है कार्य। तो देश को सुचारू रूप से चलाने का कार्य जो करेगी वो कार्यपालिका करेगी। देश या राज्य को सुचारू रूप से चलाने का कार्य जो करेगी वो कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। तो कार्यपालिका देश का चलाने का कार्य करेगी। फिर है न्यायपालिका। जैसे आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, न्यायपालिका को न्यायिक कार्य यानी न्याय करने का, जजमेंट करने का काम दिया गया है। तो देश के सभी नागरिकों के लिए या देश के विभिन्न संस्थाओं के लिए जो न्याय करने का काम करेगी वो करेगी न्यायपालिका। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पे समझते हैं। विधायिका ने किसी विधि यानी नियम को बनाया और उस विधि या नियम को लागू कराने का कार्य कार्यपालिका कर रही है। कार्यपालिका संपूर्ण देश और राज्यों में उस विधि या नियम को लागू करा रही है। अगर इसमें कोई बाधा आती है तो उसका समाधान, उसका सलूशन न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप सभी ने समझा कि भारतीय सरकार की बनावट मुख्य रूप से तीन संस्थाओं द्वारा की गई है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब फिर इसका और आगे बढ़ाते हुए इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, इनके विभिन्न संस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए आप इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए साथियों, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग।
आपने देखा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सभी के कार्यों और इनके बारे में समझा कि ये करती क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू है। संघीय शासन व्यवस्था लागू है। संघीय शासन व्यवस्था, साथियों संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारें दो स्तरों पर कार्य करती हैं। दो स्तरों पे सरकारें कार्यरत होती हैं। वे संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन कहलाता है। तो संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था क्या है? जिसमें सरकारें दो स्तरों पे कार्यरत हैं, एक केंद्र में और दूसरी उसके विभिन्न इकाइयों में यानी उसके राज्यों में। तो साथियों इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ यानी भारत देश में संघीय शासन व्यवस्था लागू है। यहाँ केंद्र के साथ साथ उसके प्रत्येक राज्यों में भी अपनी अपनी सरकारें होती हैं। तो आप समझे संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। भारत में, भारत जैसे देश में संघीय शासन व्यवस्था लागू है। इस तरह से हमारे यहाँ कार्यपालिका और विधायिका भी दो दो होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था लागू है और सरकारें दो होती हैं, एक केंद्र की और एक राज्य की। तो कार्यपालिका भी दो होंगी और विधायिका भी दो होंगी, एक केंद्र की और दूसरी राज्य की। तो देखते हैं इस तरह से हम विधायिका को हमने बांटा केंद्र की विधायिका और फिर इस साइड में राज्य की विधायिका। ठीक इसी प्रकार कार्यपालिका को हमने बांटा केंद्र की कार्यपालिका और फिर राज्य की कार्यपालिका। तो साथियों हम लोग कार्यपालिका से समझना प्रयास करते हैं कार्यपालिका को कैसे बांटा गया है। कार्यपालिका को केंद्र की कार्यपालिका और फिर राज्य की कार्यपालिका। तो सबसे पहले हम केंद्र की कार्यपालिका की बात करेंगे कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो केंद्र की कार्यपालिका को देखते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में सबसे पहले जो सबसे प्रथम स्थान होता है, हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आते हैं, जो हमारे देश के वैधानिक प्रधान होते हैं। वैधानिक प्रधान क्या होते हैं साथियों? आगे क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि सिर्फ विधि वाले होते हैं, विधि विधान वाले। तो केंद्रीय कार्यपालिका में या केंद्र की कार्यपालिका में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम जो स्थान है वो है हमारे राष्ट्रपति का। फिर उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री और साथियों हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। उप प्रधानमंत्री के स्थान पर हम लोग गृह मंत्री रखते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। फिर इनके बाद होता है मंत्री परिषद। साथियों एक मंत्री परिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, वो भी आगे क्लास में हम लोग समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। आप सिंपल यहाँ याद रखेंगे मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद के अंडर में कुछ मंत्रियों का समूह होता है, कुछ मंत्रीगण होते हैं, उनकी भी कैटेगरी में बांटा गया है। किन किन कैटेगरी में बांटा गया है? सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के खास मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। फिर कुछ राज्य मंत्री होते हैं और कुछ उप यानी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रीगण होते हैं। तो साथियों इस तरह से आपने देखा कि केंद्रीय कार्यपालिका के सबसे प्रधान जो हुए वो हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं और फिर उनके नीचे राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालने वाले या उनके अनुपस्थिति में देश को चलाने वाले, इनके कार्यों को संभालने वाले वो होते हैं उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री देश के कार्यकारी प्रधान प्रधानमंत्री कहलाते हैं और इनके नीचे होती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कुछ मंत्रीगण होते हैं जिनको भी वर्गीकृत किया गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप यानी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। तो साथियों इस तरह से आपने अभी सिर्फ देखा कि कार्यपालिका को दो वर्गों में बांटा गया है, एक केंद्र की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका जो पूरे देश को चलाएगी और राज्य की कार्यपालिका जो सिर्फ अपने अपने राज्यों को चलाएगी। तो ये आपने केंद्र की कार्यपालिका का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। इस साइड आते हैं
राज्य की कार्यपालिका को देखते हैं जो अपने अपने राज्यों को चलाएगी। इसमें सबसे पहले है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका में सबसे प्रथम स्थान जो दिया गया है वो राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल वैधानिक प्रधान होता है राज्य का। उनके नीचे मुख्यमंत्री प्रधान होते हैं, राज्य के प्रधान होते हैं। कार्यकारी प्रधान होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के वैधानिक प्रधान, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यकारी प्रधान, और मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में जो व्यक्ति कार्य करेगा वो होता है उप मुख्यमंत्री। और फिर इनके नीचे होता है मंत्रिपरिषद, कुछ स्पेशल मंत्रीगण होते हैं। तो साथियों, इस तरह से आपने देखा कार्यपालिका को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक केंद्र की कार्यपालिका और दूसरी राज्य की कार्यपालिका। और इनके नीचे विभिन्न तरह के जो लोग हैं इनको देखा आपने। फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, विधायिका की बात करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था है तो कार्यपालिका दो है, एक केंद्र को यानी पूरे देश को चलाने वाली, एक राज्य अपने अपने राज्यों को चलाने वाली। विधायिका जो विधि बनाएगी, नियम बनाएगी, और हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है इसलिए ये भी दो होंगी, एक केंद्र के लिए नियम बनाने वाली यानी पूरे संपूर्ण देश के लिए नियम बनाने वाली, और दूसरी राज्यों के लिए अपने अपने राज्यों के लिए नियम बनाने वाली। तो साथियों आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। विधायिका में केंद्रीय विधायिका की बात करते हैं। केंद्रीय विधायिका यानी जो संपूर्ण देश के लिए नियम बनाने वाली है वो है केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय जो विधायिका होगी वो कहाँ बैठ करके, कहाँ ये सब लोग बैठेंगे और कहाँ बैठ करके सब नियम बनाएंगे, इसके लिए कोई जगह होनी चाहिए ना। तो हमारे देश में जो वो जगह है जहाँ केंद्रीय विधायिका बैठेगी और नियम कानूनों को बनाएगी, विधि बनाएगी, वो जगह है संसद भवन या संसद, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। विभिन्न देशों में संसदों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ संसद होता है जहाँ केंद्र की कार्यपालिका बैठती है और नियम कानूनों को बनाती है। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं। संसद जो होती है वो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, और फिर लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, और फिर राज्यसभा हाउस ऑफ द स्टेट। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। इसकी भी हम लोग विस्तार से बात नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो बस आप स्ट्रक्चर को समझते चलें, किस तरह की बनावटें हैं। विधायिका, केंद्रीय विधायक संसद में बैठ करके ये नियम कानून बनाएंगे, और संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन इसे कहते हैं और इसे उच्च सदन कहते हैं। केंद्र पूरे देश के लिए नियम बनाएंगी। और फिर बात करते हैं राज्य की विधायिका के बारे में, जो अपने अपने राज्यों के लिए, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी विधायिका होंगी और वो अपने अपने राज्यों के लिए नियम बनाएंगी। तो इसमें सबसे पहले आता है जहां वो लोग बैठ करके नियम को बनाएंगे, जहां वो लोग बैठेंगे, वो जगह है विधानमंडल। और फिर विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला राज्यपाल, और फिर विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है, हमारे देश में ओनली 5 यानी सिर्फ 5 राज्य में ही विधान परिषद की व्यवस्था है, यानी द्विसदनीय। पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद द्विसदनीय है। बाकी सभी राज्य एकल सदनीय यानी सिर्फ विधानसभा वाले ही हैं, वहाँ विधान परिषद नहीं होते हैं। तो साथियों राज्य की विधायिका में सबसे पहले विधानमंडल, और विधानमंडल के 3 अंग राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद याद रखिएगा हमारे देश के सिर्फ 5 राज्यों में ही है, बाकी सभी राज्य एकल सदनीय हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं न्यायपालिका। साथियों थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस हो सकता है, बाहर बरसात का मौसम है और क्रिकेटर्स यानी वो जो
मकड़े होते हैं ये बहुत तेज आवाज़ कर रहे हैं, तो शायद आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं इसकी वजह से। इसके लिए हमें खेद है, बाहर बरसात का मौसम चल रहा है। आगे की ओर बढ़ाते हैं क्लास को। क्रिकेटर्स आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी जिसे हम कहते हैं झिंगुर क्रिकेटर्स। क्रिकेट हमने आपको समझाया विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सिर्फ 5 राज्यों में ही है। राज्य की विधायिका को पढ़ें। राज्य की विधायिका जिसमें विधानमंडल में बैठ करके नियम कानून बनाए जाते हैं। इसके 3 अंग होते हैं। राज्यपाल, राज्य का विधि वाला प्रमुख होता है विधायिका, राज्यपाल, और फिर राज्यपाल के अंडर में विधानसभा, विधान परिषद। इस तरह से ये 3 अंग होते हैं विधानमंडल के। विधान परिषद 5 राज्यों में ही होते हैं। फिर आते हैं न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका जिसको न्यायिक कार्य दिए गए हैं, जजमेंट करने के कार्य दिए गए हैं। इसमें 3 मुख्य संस्थाएं होती हैं। एक सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश में सबसे सुपीरियर है, फिर हाई कोर्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सबसे लो में होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उससे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो हाई कोर्ट, और उससे भी ऊपर बढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट। ये 3 संस्थाएं होती हैं पूरे देश में न्याय करने के लिए। अब इस तरह से आपने पूरे सरकार की बनावट को एक ही साथ, एक ही बार और एक ही क्लास में देख लिया। एक बार इस क्लास को फटाफट से रिफ्रेश करते हैं, कहानी हमारी कहाँ तक की पहुंची है। इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा कि भारतीय सरकार की जो बनावट करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, वो मुख्य रूप से भारतीय सरकार के 3 स्तंभ, 3 पिलर होते हैं। 3 संस्थाएं होती हैं जो पूरे सरकार को बनाती हैं। वो कौन कौन सी 3 संस्थाएं हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये 3 संस्थाएं हैं, 3 पिलर हैं जो भारतीय सरकार की बनावट करती है, इसको बनाती है। फिर आते हैं कार्यपालिका और विधायिका भी 2-2 होती हैं। 2 क्यों होती हैं साथियों? हमने आपको बताया क्योंकि हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था लागू है ना। संघीय शासन व्यवस्था जिसमें दो सरकारें होंगी, 2 स्तरों पे कार्यरत होंगी, एक केंद्र में और दूसरी विभिन्न इकाइयों में यानी राज्यों में। तो हमारे यहाँ केंद्र की भी सरकार होती है, दिल्ली में सरकार जो पूरे देश को चलाती है, और अपने अपने राज्यों की भी सरकारें होती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ कार्यपालिका भी 2 होंगी, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। विधायिका भी 2 होंगी, एक केंद्रीय विधायिका और एक राज्य की विधायिका। केंद्रीय कार्यपालिका का सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, और मंत्रियों गण के जो समूह होगा वो कैबिनेट, राज्य और स्वतंत्र प्रभार वाले यानी उपमंत्री होंगे। ये हो गया आपका केंद्रीय कार्यपालिका। फिर आते हैं राज्य की कार्यपालिका में। राज्य की कार्यपालिका में सबसे ऊपर होंगे राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री, और इनके नीचे अगर मंत्रीगणों का समूह मंत्री परिषद। फिर बात करते हैं विधायिका की। विधायिका भी 2 होंगी, संघीय शासन व्यवस्था लागू है। एक केंद्र की विधायिका, एक राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका कहाँ बैठ करके नियम कानून बनाएगी? संसद भवन में। और संसद भवन को 3 अंगों में बांटा गया है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये निम्न सदन और ये उच्च सदन। फिर राज्य की विधायिका की बात करते हैं। राज्य की विधायिका विधानमंडल में बैठ करके नियम बनाएगी, और विधानमंडल को 3 अंगों में बांटा गया है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद सिर्फ 5 राज्यों में ही है, यानी 5 राज्यों में ही द्विसदनीय शासन है, बाकी सब में एक सदन है, एकल सदन, सिर्फ विधानसभा होता है। फिर आते हैं न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका सबसे लोएस्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उससे हाईएस्ट हाई कोर्ट, और सबसे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट। ये 3 संस्थाएं न्याय करने के लिए हैं। तो साथियों, आज की क्लास में मोटे तौर पे आपने सरकार की बनावट को समझा। फिर अगले वीडियो में हम प्रत्येक के बारे में एक एक करके वीडियो बनाएंगे। कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका पे एक वीडियो आएगा, फिर राज्य की कार्यपालिका पे, फिर केंद्र की विधायिका पे, और फिर राज्य की विधायिका पे, फिर न्यायपालिका पे। अब प्रत्येक को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे आगे वाली क्लासों में। तब तक के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।